देखिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं धातुओं और अधातुओं के बीच बंध। जो धातुएं हैं, चैप्टर चल रहा है धातु धातु, तो जो धातुएं हैं वो अधातुओं के साथ में बॉन्ड बनाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी धातु या अधातु एक दूसरे से बंध क्यों बनाते हैं। फिर हम बंध के बारे में बताएंगे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ढंग से ले लें। तो धातुएं क्या होती हैं? धातुएं आपको बताया है कि धातुएं जो होती हैं वो हमेशा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालती हैं। ठीक है, हम कुछ धातुओं को यहाँ लिख रहे हैं, आपको उसके परमाणु क्रमांक को पता होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा सोडियम, ठीक है, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं। इनके परमाणु क्रमांक आपको पता है? सोडियम का कितना होता है? 11 है ना? यस सर। लिथियम का कितना होता है? 3 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। मैग्नीशियम में कितना होता है? 12 होता है। और एल्यूमिनियम में कितना होता है? 13। ये परमाणु क्रमांक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ लिखिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आप सीख के आए हो। फिर से देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाते हैं। ये एक परमाणु है, परमाणु के अंदर कक्ष होते हैं, उन कक्षों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर 8, फिर उसके बाद बचे हुए सारे आगे रखे जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 8 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ आखिरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में हो गए 3, तो 2 हो गए पहले में, आगे में कितने हो गए? 1। कैल्शियम में होते हैं 20, ठीक है, तो 2 8 8, ठीक है, और लास्ट में चले जाते हैं 2। समझ में आएगा? ऐसे मैग्नीशियम में 2 8 कितने हो गए? 10 हो गए, और लास्ट में 2। एल्यूमिनियम में 2 8 10 हो गए, और लास्ट में 3। ठीक, अब इधर आइए, अब हम लोग कुछ अधातुओं को लिखते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। जैसे क्लोरीन हो, ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 और 7, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस हो गया, P कितना होता है? 15 होता है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 8 और 5। ऐसे ही आ जाता है कार्बन, कार्बन कितना होता है? 6, तो 2 और 4, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन भी होता है, ठीक। हाइड्रोजन को धातु और धातु दोनों में रख सकते हैं, उसके कुछ गुण जो है वो धातुओं से मिलते हैं, कुछ अधातुओं से मिलते हैं। हाइड्रोजन का एक ही रहता है। फिलहाल आप यहाँ पे 2 के ऊपर हम फोकस करा रहे हैं। लास्ट में देखिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट है इसका 1, और क्लोरीन जो है इसके अंदर लास्ट है 7। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कितना होता है? 2 और 6, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है, 2 और 6 आ जाए। इसमें देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ लास्ट में 7 है। अब यहीं से अष्टक नियम समझिए। अष्टक नियम क्या होता है? अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु अपने अंदर आखिरी कक्ष में जो छोटे परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये जो है ये छोटे परमाणु, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये चाहते हैं कि अपने आखिरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी जो है वो ये कहते हैं कि हमारे आखिरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये पहला कोश है, इन्हें कहते हैं KLM, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा N, तो KLMN ये कक्षों की संख्या है। तो आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इनके? 8, लेकिन यहाँ कितने हैं? 1। अब ये क्या चाहेगा? सोडियम चाहता है कि हमारे में आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे ही क्लोरीन चाहता है कि हमारे आखिरी कक्ष में 8 हो।
तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, इसका आखिरी कक्षीय हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सोडियम इसीलिए अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ऐसे ही कैल्शियम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके आखिरी कक्ष में 8 हो गए। ऐसे ही मैग्नीशियम ये 2 निकालते तो आखिरी कक्ष में 8 हो गए। ऐसे ही एल्युमिनियम ये 3 निकालते तो इसके आखिरी कक्ष में 8 हो गए। इधर आइए, क्लोरीन ये 1 ले ले तो इसके आखिरी कक्ष में 8 हो जाएंगे। फास्फोरस ये 2 3 ले ले अगर तो आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन के बाद अभी छोड़ दो, ऑक्सीजन ये अगर 2 ले ले तो आखिरी कक्ष में 8 हो जाएंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं वो कौन है, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं वो कौन है, धातु। समझ में आई बात या नहीं? अब धातु और अधातु जो है वो एक दूसरे को इसीलिए बंद बना लेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। क्यों? एक कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो तो किसी को देने के लिए भी तो होना चाहिए, कोई होना चाहिए कि कौन लेगा, तो दूसरा कहेगा हमें इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल यही चीज यहाँ होती है। हम हमेशा आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं, हम हमेशा आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को लिखते हैं जब बंद बना रहे होते हैं। इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम, ठीक है, और देखते हैं कैसे ये एक दूसरे से बंद बनाते हैं। तो अभी हम कार्बन को रोक रहे हैं, ठीक है, कार्बन को रोक रहे हैं, इसकी कुछ स्पेशलिटी अलग है। हम अभी क्लोरीन और सोडियम के ऊपर फोकस करें। तो सोडियम जो होता है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 हमने इस तरीके से लिखा है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है सोडियम। क्लोरीन जो है उसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। तो यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 दिखा। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को पूरी तरह से दे दिया। जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 8 और 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 8 और 7, यही लिख सकते हैं, कॉमा लगा दीजिएगा। अब क्या होगा, अगला स्टेप या इसके आगे ऐसे करके लिख सकते हैं, इसके आगे क्या हो जाएगा, अब हो गया सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, और जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो कितना बचा, 2 और 8। समझ में आई बात है? और जब इसने क्लोरीन को दे दिया तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, माइनस का चार्ज आ गया, और कितना आ गया, 2 8 और 8। समझ में आई बात है? यस सर। इस तरह से हमारा एक परमाणु बन जाता है जिसे क्या कह देते हैं, NaCl। ठीक, NaCl। तो NaCl को अगर कोई कहे कि इसका इस तरीके से इसे बनाओ तो ये बना सकते हो, ठीक है। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर है, ये NaCl को लुईस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखो तो बना दोगे? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब देखिए आगे, ये तो हो गई सोडियम की बात। अब बात आती है कैल्शियम। अगर कैल्शियम है तो ये अपने 2 निकालेंगे, तब हम कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, कैसे इसे लिख सकते हैं? तो कैल्शियम को लिखने का तरीका देखिए, ये आपका कैल्शियम था, कितना था, 2 8 और 2 8 8 2। तो ना आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और क्लोरीन के साथ में ये क्रिया करेगा, एक क्लोरीन को तो एक ही दे पाएगा, एक क्लोरीन को तो एक ही दे पाएगा, तो दूसरा क्लोरीन भी लो, 2 क्लोरीन लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो एक क्लोरीन था, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक को दे दिए।
और इस तरह से इसके बीच में भी एक बंध बन गया। बंध यानी बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से ही बॉन्ड बनते हैं। समझ में आएगा? तो क्या होगा, यहाँ कैल्शियम हो गया 2 8 और 8 और इसके ऊपर क्या लग गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 प्लस चार्ज हो गया। ठीक, ऐसे ही क्लोरीन में कितने हैं, 2 है तो 2 टाइम्स लिख लो क्लोरीन। एक एक लिया है, ठीक है, इसे हटा दे। समझ में आ रही बात या नहीं? एक एक लिया है तो माइनस का ऊपर कितना हो गया, 2 8 और 8। समझ में आई बात नहीं? कोई दिक्कत इसके ऊपर, इस पे कोई दिक्कत आपको? तो कितना हो गया, इसे कह देते हैं CaCl2। ये आपका बन गया क्या, फॉर्मूला बन गया Cl के कितने, 2, CaCl2, ये फॉर्मूला बन गया। इस तरीके से ये होता है। अब ये जो बंध बन रहा है, ये जो बंध बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसे कहते हैं आयनिक बंध। क्या कहते हैं इसे? आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध। ठीक, ये बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध। यानी जब इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा स्थानांतरण हो जाए, एक जगह से इलेक्ट्रॉन उठा और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गया, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा स्थानांतरण हुआ। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट किया जाता है, तब इस तरीके के जो बंध बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से जब एक्सेप्ट किया जाए, एक पूरा ले ले और एक पूरा इलेक्ट्रॉन अपना दे दे, तो इस तरीके के बंध कौन से बंध कहलाते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। ठीक, अब इन आयनिक बंधों की कुछ खास बातें होती हैं, उनको देखेंगे। लेकिन हम आयनिक बंध की खास बातों से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ बंध होते हैं जो ऐसा नहीं होता है जिनमें। क्या आप लोग इसके अलावा वाले बना सकते हो? क्या मैग्नीशियम का क्लोरीन से बना सकते हो? यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ मैग्नीशियम का रख दोगे, वहां 2 क्लोरीन रख दोगे, इसी तरीके से दिखा दोगे। ठीक, ऐसे एल्युमिनियम का दिखा सकते हो, AlCl3, तो Al के लिए 3 Cl लग जाएंगे, तीसरा एक Cl और बनाएगा, 3 को एक एक करके दे देगा। समझ में आई बात या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? अच्छा, उधर अगर आइए तो इधर हमने कहा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, ठीक, और देखिए ऑक्सीजन का लिखा, अब बेचारा एक ऑक्सीजन है, एक जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 और 6, यही तो है। यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 4 6, आखिरी वाले दिखाते तो 6 दिखा दिए ऑक्सीजन। अब हमने क्या कहा, यहाँ ये सोडियम के साथ में करें तो कितने सोडियम लगेंगे, एक सोडियम एक दे सकता है, सोडियम के पास आखिरी में कितने हैं, एक सोडियम एक दे सकता है, तो दूसरा सोडियम लेंगे। इलेक्ट्रॉन दिखाने का तरीका है कि हमने इसको इस तरीके से, आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, बुक पे डॉट 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 तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, Na2 और O सोडियम ऑक्साइड। समझ में आई बात क्या नहीं? ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इधर कैल्शियम कम होता तो पूरा पूरा कैल्शियम पूरा दे देता है, इसको खत्म होता किसका, कैल्शियम यहाँ लगा देते तो कैल्शियम के कितने थे, 2 थे लास्ट में, देखिए 2 होते हैं। अब इसके आगे जरा ऑक्सीजन लिख देते तो क्या होता, ये 2 लोग उठते, ऑक्सीजन पास चले जाते, बात खत्म हो जाती, कैल्शियम ऑक्साइड लिख देते। समझ में आई बात, किस तरीके से बनते हैं ये बंध, समझ में आया? अब आती है अगले, देखिए ये अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन हम यहीं सिखा दे रहे हैं, सारे बंध बनाना एक साथ सीख लो, तो ये बार बार की बातें खत्म होगी। यानी कि जब हमारे आखिरी कोश में, यहाँ पे पॉइंट पकड़ने वाला सुन लीजिए, आखिरी कोश में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम के केस में 3, आखिरी कोश में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। और किसी के आखिरी कोश में 5 6 और 7 है, 7 होगा तो वो 1 लेगा, 6 होगा तो 2 लेगा, और 5 होगा तो वो 3 लेगा। ठीक है, जैसे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे फास्फोरस के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस के साथ 5 भी जुड़ सकते हैं।
वो अलग बात। तो क्या हुआ, 1 2 और 3 है तो देगा, 5 6 7 है तो लेगा। समझ में आई बात या नहीं? देगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात आई 4 की, स्पेशल केस कार्बन। कार्बन भाई साहब के पास कितने हैं, 4 है। वो या तो दे दें या ले लें इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन साहब ऐसा नहीं करते। कार्बन साहब कहते हैं ना हम देंगे और ना हम लेंगे, हम करेंगे साझा। क्या करेंगे, साझा करेंगे कि भैया ये एक चौक बनाना है, पूरी चौक एक ये है और उसका टूटा हुआ हिस्सा ये है। तो कह रहे तुम्हारे पास इतना हिस्सा है, तुम्हारे पास इतना है, तो ऐसा करते हैं बीच में रख लेते हैं, तुम्हारा वाला हमारा वाला यहाँ बीच में रख लो, बन गई पूरी चौक, है ना, पूरी चौक बन गई। अब जब तुम्हें जरूरत होगी तो अपना वाला लिए जाना, या कह देना कि पूरी चौक हमारी है, तुम अपना दिखा देना कि पूरी चौक हमारी, हमें जरूरत होगी दिखा दें पूरी चौक हमारी। और जब अलग अलग होंगे तो अपना अपना लेके अलग अलग हो जाएंगे। आयनिक बंध जब बनेंगे तो आयनिक बंध जब अलग अलग होते हैं तो कहता नहीं भाई हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, मेरा इलेक्ट्रॉन जो तुमने हमें दे दिया वो दे दिया, बात खत्म हुई। जैसे NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो NaCl को जब जैसे ही पानी में डालते हो तो Na ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दिया था Cl को, Cl कहता मैं ना दूंगा तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन, जो हमें दे दिया वो दे दिया, कहता ठीक है भैया मत दो। तो ये अलग अलग होके आयन के रूप में निकलते हैं। समझ में आई बात या नहीं? yes, लेकिन जिन्होंने साझा किया है वो अपने अपने लेके निकल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? इस पॉइंट को पकड़ पाए? yes, sir. हैं? जब साझा किया है किसी ने तो जब वो टूटेंगे तो अपना अपना लेके अलग अलग हो जाएंगे। जब किसी ने आयनिक बंध बनाया है, साझा थोड़ी कि अपना डोनेट किया है, दिया है, तो वो पूरा लेके अपना निकल जाएगा, वो अकेला रह जाएगा कि हाँ भैया हम अकेले थे, हमने जो दे दिया दे दिया। बिल्कुल वैसे ही एक गिफ्ट में दी हुई चीज वापस थोड़ी होती है, हम तो रख लेंगे। समझ में आई बात या नहीं? yes, sir. आइए उसको देखते हैं। तो जो कार्बन है, कौन है? कार्बन। कार्बन के बारे में जरा ध्यान से देखें। कार्बन क्या करता है? कार्बन के आखिर में आता है, कार्बन का होता है 6, है ना? तो 2 और 4, आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप लोग थोड़ा खामोश रहे, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप देखिए ये कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन ये है। कार्बन की प्रॉपर्टी समझ लीजिए यही पे, क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर में अब ये बताएंगे नहीं। आगे चैप्टर आ रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, हम नहीं पढ़ाएंगे ये बात जो हम यहाँ बता दे रहे हैं। कार्बन की खास बात ये होती है कि इसके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये चारों तरफ से साझा कर सकता है, यानी 2 हाथ इधर है 2 हाथ इधर है। ये दूसरे कार्बन से कहेगा काहे तुम परेशान हो, आओ हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में लाके रख लिए। ऐसे इधर वाले कार्बन से कहेगा कि तुम भी काहे परेशान हो, आओ ये लो। ऐसे ही ऊपर किसी कार्बन से कहेगा कि तुम्हारे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख लो। ऐसे ये नीचे किसी से कहेगा कि तुम भी अपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन बीच में रख लो। तो इस कार्बन के पास आप जरा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। एक इधर से 4 ले लिए चारों तरफ से, और यही ऐसे आगे किसी से कहेगा कि तुम ऐसा कर लो, तो ऐसे इसके पास भी 8। लेकिन जब हम ये गोला बना रहे होंगे तो आप देखिए इस गोले का मतलब क्या है। आपने कभी मैथ में अभी समुच्चय नहीं पढ़ा है, ये 9th क्लास में पहले पढ़ाते थे, अब सारी चीजें बदल रही हैं। हमारे 9th क्लास में हमने पढ़ा है सेट, समुच्चय। तो जो सेट्स पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि अगर मान लीजिए 2 3 4 है कहीं लिखा हुआ, एक सेट ये है संख्याओं का, एक सेट है 3 4 5, एक संख्याओं का ये सेट। तो कैसे लिखते थे कि 2 3 4 यहाँ लिख लिया और इधर लिख दिया 5। तो इधर जो सेट ये वाला सेट है A, ये है सेट B, 2 सेट बना लिए संख्याओं के। इस सेट को देखिए हमने क्या करा, ऐसे कर दिया, तो ये सेट A। इस सेट को हमने कर दिया ऐसे, ये सेट हो गया
कॉमन वाली चीज आ गई इस गोले में, देखिए ये कॉमन है, ये इसकी भी है और ये इसकी भी, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये जो कार्बन है इसके ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, कॉमन है, किसके किसके बीच, इसके और इसके बीच कॉमन होता है, ये इसके भी है ये इसके भी, ऐसे ही ये इसके भी है और ये इसके भी, ऐसे ही। समझ में आया कैसे दिखाते हैं, गोले कैसे बनाते हैं? यस सर। ये समझ में आ गया। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज इधर किया गया। अब इसको दो इलेक्ट्रॉन को हम एक बंध से दिखाते हैं। तो ये कार्बन जो था ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ एक बंध, फिर ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में एक बंध दिख रहा है, फिर ये नीचे के दो इलेक्ट्रॉन एक बंध और ये कार्बन, और ऊपर के एक बंध और ये कार्बन। समझ में आती बात है? यस। इस तरह से चार बंध बन गए। इन बंधों को कहते हैं सह संयोजी बंध। समझ में आई? पहले वाले बंध को क्या कहा था हमने? आयनिक बंध। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। और जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले जाते हैं तो कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। समझ में आ गई बात? अब जरा आयनिक बंध के बारे में, क्योंकि अब हम वापस चैप्टर में आते हैं, आयनिक बंध के बारे में बात कर लेते हैं। ये अगले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन हमने बता दिया बंध दो तरीके के होते हैं। अब आयनिक बंध के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि उसके गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है? जब एक प्रबल विद्युत, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, प्रबल धन विद्युति और प्रबल ऋण विद्युति। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रबल धन विद्युति यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ प्रबल ऋण विद्युति दोनों के बीच में होगा, यानी एक नेगेटिव चार्ज बना रहा होगा एक पॉजिटिव होगा, दोनों प्रबल होंगे, तभी ये बंध बनेगा। दूसरा, धातु और अधातु के बीच में बनेगा। ये बंध कहाँ कहाँ बन रहा है समझ लीजिए। एक प्रबल धन विद्युति और एक प्रबल ऋण विद्युति के बीच में बनेगा, धातु और अधातु के बीच में बनेगा, और अगर बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इधर और उधर वाले बाह्य कोश में 5, 6 और 7 होंगे तब बनेगा। प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए, इसकी खासियतें क्या क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं? विद्युत संयोजकता, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, विद्युत संयोजकता होती है, और विद्युत के ये सुचालक होते हैं जब ये लिक्विड फॉर्म में आएंगे। जब ये लिक्विड फॉर्म में आएंगे तो ये विद्युत के सुचालक होंगे। नमक की बात कर लें, नमक अगर ऐसे ही सूखा रखा हुआ है तो उसमें आप इधर से तार लगाइए और इधर तार लगाइए, करंट नहीं बहेगा। लेकिन यही नमक अगर सील गया है, गीला हो गया, आप इधर से तार लगाइए, ये उधर से करंट बहने लगेगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने दोनों आयनों में टूट गया, जैसे ही वो टूटेगा बहने लगेगा। तो आयनिक जो है वो अपने लिक्विड रूप में, द्रवित रूप में वो कैसे है? विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिकों के बारे में बात करी जाए तो उनका क्रिस्टलीय संरचना होती है। कैसी संरचना होती है उनमें? क्रिस्टलीय संरचना होती है। ये ऐसी कोई संरचना नहीं है, ये क्रिस्टल रूप में होंगे। अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसको आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, हालांकि वो भी हम हटा चुके हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, यानी गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है। याद रखिए, जो आयनिक बॉन्ड वाले यौगिक हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होगा। इनमें विलेयता की बात करी जाए, सॉल्युबिलिटी, तो ये क्या होंगे? ये आयनिक सॉल्वेंट होंगे, यानी कि पानी में तो ये घुल जाएंगे, लेकिन कहा जाए अल्कोहल में क्या ये घुलेंगे? तो नहीं घुलेंगे। जल तथा ध्रुवीय विलायकों में ये विलेय होते हैं। आयनिक बंध वाले यौगिक जो है वो जल और ध्रुवीय विलायकों में विलेय है, अध्रुवीय विलायकों में विलेय नहीं है। इसके अलावा दिशात्मक गुण, नॉन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी इनमें देखी जाती है, अदिशात्मक गुण होते हैं। रासायनिक क्रियाओं की बात करी जाए तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। भंगुरता की बात करी जाए, सामान्यतः विद्युत संयोजी यौगिक बहुत ही अधिक भंगुर होते हैं और इनका घनत्व भी उच्च होता है।
तो ये बातें हमारी हो गई, इसकी सारी प्रॉपर्टी हो गई, सब कुछ बता दिया। जो हमारा सहसंयोजी बंध है इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही।